मेरे साथियों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के आपके अपने परिवार पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा का पूरा वर्णमाला, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं वर्ण विचार, इसको हम आप लोगों को पढ़ा के एकदम अच्छे से समझा दें जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे क्या भैया, वर्णमाला। आप लोग हेडिंग बना लेंगे वर्णमाला। इसी का दूसरा नाम है वर्ण विचार, वर्णमाला, या इसी को हम लोग कहते हैं वर्ण विचार। ठीक है ना, वर्ण विचार। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला जो होता है उसकी परिभाषा हम लोग क्या देते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या है इसकी परिभाषा की बात। तो आप लोग देखेंगे जो वर्ण होते हैं, वर्णों के समूह, वर्णों के समूह के व्यवस्थित क्रमबद्ध को ही वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है ना। अभी आप लोग देखेंगे जो वर्णमाला होता है, वर्णमाला कहा जाता है। जो वर्णमाला है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? वर्ण प्लस माला। आगे हम बताएंगे आप लोगों को वर्ण क्या होता है। ठीक है ना। अभी आप लोग वर्णमाला की परिभाषा जान गए। इसके बाद आप लोग इसमें सीखेंगे क्या कि जो वर्णमाला होते हैं, ठीक है ना, ये वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, इस बात को हम लोग सीखेंगे। तो वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग सीखेंगे जो ये 52 वर्ण होते हैं, इसको जब हम लोग बांटते हैं, जब इसको हम लोग भेद करते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं किसमें भैया? स्वर में, और एक बांटते हैं हम लोग व्यंजन में। ठीक है ना। अभी आगे चल के हम स्वर के बारे में बताएंगे और व्यंजन के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। चलिएगा। उसके बाद जो स्वरों की संख्या होती है हम बताएंगे कितनी होती है, 11 होती है। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41 होती है। 41 11 मिला के कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर इस जो 52 वर्ण होते हैं, पूछ लेता है आप लोगों को एग्जाम में कि इस 52 वर्ण में कितने वर्ण ऐसे होते हैं जिसको हम लोग आधुनिक वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, आधुनिक वर्ण। तो ऐसे 5 वर्ण होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक वर्ण कहते हैं। तो देखेंगे वो उस 5 वर्ण को। एक होता है हमारा छ, त्र, ज्ञ, अढ़, और एक ये वाला अढ़। ठीक है ना। यही 5 ऐसे वर्ण होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक वर्ण। इसके बाद इन 52 वर्णों के जानने के बाद हम लोग जानेंगे इसमें से कितने स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना। कितने ऐसे वर्ण होते हैं जो स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो 3 ऐसे वर्ण होते हैं, ई, बड़ी ई और री। ये प्रायः किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। बाकी बचे हुए वर्ण किस में चले जाते हैं? पुल्लिंग में। ठीक है ना। इतनी बात जान लेने के बाद हम लोग सीखेंगे क्या, इतनी बात जान लेने के बाद वर्णमाला में हम लोग सीखेंगे क्या कि वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, और ध्वनि क्या होती है। ठीक है ना। वर्ण, अक्षर, ध्वनि चलेंगे, इसको सीखेंगे। जितने लोग नहीं लिखे होंगे एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे कि वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है और ध्वनि क्या होता है। ठीक है ना। इस बात को आप लोग समझेंगे। भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है उसी को हम लोग कहते हैं वर्ण। हम या तो कह सकते हैं जिस ध्वनि के और भी टुकड़े ना कर सकें उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? वर्ण कहते हैं ना। भाषा की सबसे छोटी जो लिपिबद्ध इकाई होती है, जो लिखित इकाई होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो आप लोग वर्ण के बारे में लिखेंगे क्या? भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी
लिपिबद्ध इकाई, लिपिबद्ध इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिपिबद्ध इकाई वर्ण कहलाती है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग देखेंगे, या तो हम लोग जब इसकी परिभाषा देंगे तो क्या कहेंगे कि जिस ध्वनि के और भी टुकड़े ना कर सके उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जब अक्षर की बात आएगी तो हम लोग अक्षर के बारे में क्या कहेंगे, सस्वर, सस्वर को ही अक्षर कहा जाता है। सस्वर को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब जैसे हम लिखें ये क, ठीक है ना। जब हम क को लिखते हैं तो इसको तोड़ते हैं क्या, आधा क धन अ, ठीक है ना। इसी दोनों रूप को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ध्वनि क्या होती है इस बात को सीखते हैं। वर्ण के उच्चारित रूप को, जो वर्ण होता है, जब हम किसी वर्ण को लिख देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वर्ण कह देते हैं। और उसी के उच्चारित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। मतलब वर्ण के ही उच्चारित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे क्या, भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। इसका मतलब आप लोग समझेंगे, ध्वनि कहा जाता है। मेरे भाई आप लोग इसका मतलब समझेंगे, जैसे कोई भी वर्ड जब हम बोलते हैं, जब उसका बोलने के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ध्वनि, ठीक है ना। इतनी बात जान लेने के बाद हम लोग आगे सीखेंगे कि भाषा की कुछ इकाइयाँ होती है, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे क्या, भाषा की सबसे छोटी, या कह सकते हैं सबसे लघुत्तम, या हम लोग कह सकते हैं कि सबसे मूलतम, क्या कह सकते हैं भैया, मूलतम इकाइयाँ। क्या हेडिंग बनाएंगे, भाषा की सबसे मूलतम लघुत्तम इकाइयाँ। अब हम लोग जानते हैं कि भाषा की जो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन बनने का पैटर्न होता है, तो यहाँ से 4-5 तरीके का एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि पहली बात यहाँ से क्या पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप लोगों को पता है पूछेगा क्या कि भाषा की सबसे छोटी लिखित या मौखिक इकाई कौन कौन सी होती हैं, लिखित या मौखिक इकाई, ठीक है ना। तो आप लोगों को जैसा पता है हम अभी बताएं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारी क्या होती है, ध्वनि होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों को कि भाषा की सबसे छोटी पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई, क्या पूछ सकता है, भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। पहले हम लोग जानेंगे कि जो भाषा होती है उसकी सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है। इसका मतलब आप लोग समझेंगे कि जो वर्ण होते हैं, जो ध्वनि होती हैं, यह मिलकर क्या बनाते हैं, तो आप लोग बताएंगे भैया शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है वह क्या होती है, शब्द होती है, ठीक है ना। इतनी बात जान लेने के बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा ये पूछेगा आप लोगों से क्या भैया कि भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई क्या होती है, ठीक है ना, इकाई।
तो आप लोगों को बता देना है भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई क्या होती है, पद होता है, ठीक है ना। इतनी बात जान लेने के बाद हम लोगों को यहाँ से एक क्वेश्चन और देखने के लिए मिलेगा। अभी आप लोग समझ नहीं पाए होंगे कि पद किसे कहा जाता है, ठीक है ना। अभी हम आगे आप लोगों को समझा देंगे कि पद किसे कहा जाता है, या तो अभी आप लोग समझिएगा भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई को पद कहा जाता है, इस बात को आप लोग समझिएगा। जैसे हम एक कोई शब्द लिखें, राजा, भिखारी, राजा भिखारी, दान, देता, ठीक है ना, चलिएगा। यही एक कुछ हम स्वतंत्र शब्द लिख दिए हैं। ये अभी हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे कुछ स्वतंत्र शब्द हैं, ठीक है ना। इसमें जब तक हम लोग कोई व्याकरण नियम लगा देते हैं, जैसे हम कहें क्या, राजा ने भिखारी को दान देता है या दान दिया, ठीक है ना, दान दिया, राजा ने भिखारी को दान दिया। अब इसी को हम लोग क्या कह देंगे भैया, शब्द ना कह के क्या कह देंगे, पद कहेंगे, ठीक है ना। यही जो हमारा स्वतंत्र शब्द होता है, जब इसमें हम लोग व्याकरण का कोई नियम लगा देते हैं, तब हम लोग उस स्वतंत्र शब्द को शब्द ना कह के पद कह देते हैं। तो आप लोग कहेंगे क्या कि भाषा का जो शब्द होते हैं वही हमारे पद होते हैं, जब तक उसमें कोई व्याकरण का नियम नहीं लग जाता है तब। जब जैसे ही किसी शब्द में व्याकरण का नियम लग जाएगा, वह शब्द बदल जाता है किसमें, पद में, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं शब्द के परिवर्तित या शब्द के ही रूप को हम लोग क्या कह देते हैं, पद कह देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो यहाँ से हमको क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में पूछने के लिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा जिसको आप लोग देखेंगे, या तो यहीं कहीं बगल में लिख लेंगे, भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई। क्या, पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई, करने वाली इकाई। जैसा अभी आप लोग सीखे हैं कि वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, आप लोग बताएं सर, शब्द बनाते हैं। शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, तो आप लोग बताएंगे क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, जो पूर्ण अर्थ प्रदान करती है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वाक्य कह देते हैं, ठीक है ना। इतनी बात सबको पता हो गया है। अब हम आगे लेके चलते हैं आप लोगों को जो वर्णमाला में वर्णमाला के प्रकार या वर्णमाला के भेद। उसमें हम लोग पहला भेद बताए क्या भैया, स्वर। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, स्वर के बारे में। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे इसकी परिभाषा को, स्वर की परिभाषा होती क्या है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछता है कि स्वर का निर्माण किस धातु से होता है, ठीक है ना। स्वर का निर्माण किस धातु से होता है। जब परिभाषा जान लेंगे उसके बाद जान जाएंगे किससे होता है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके प्रकार पे, स्वर के प्रकार पे, ठीक है ना। इसके प्रकार में भी दो तरह से क्वेश्चन बनता है। एक पूछता है आप लोगों से कि मूल रूप से स्वर के कितने प्रकार होते हैं, मूल रूप से, और एक होता है कुल कितने प्रकार, कुल कितने प्रकार होते हैं, कुल कितने प्रकार। इतनी बात जान लेने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, स्वर का वर्गीकरण, जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर का वर्गीकरण, जितना भी स्वर का वर्गीकरण किया जाता है सबके बारे में अभी आप लोगों को सिखाएंगे। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छाप देंगे। जब हम परिभाषा की बात करते हैं किसके, स्वर के, ठीक है ना। तो स्वर के परिभाषा की बात करते हैं हम, तो हम लोग क्या कहते हैं, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वर कहलाता है, स्वर कहलाता है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण, या तो इसकी दूसरी परिभाषा देंगे, क्या कहेंगे कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, जो बिना
बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? तो आप लोग बोलेंगे सर स्वर कहलाते हैं। या तो हम लोग इसकी एक परिभाषा और देंगे, ऐसे वर्ण जो बिना व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं वो भी हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है स्वर, एक तो यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा कि स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग लिख लेंगे भैया स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है ना। अभी हम आगे आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे कौन कौन से स्वर होते हैं और स्वर अपना रूप बदलकर किसका निर्माण करते हैं। फिर आगे हम लोग यहाँ से सीखेंगे जो स्वर होता है यह किस धातु से मिलकर बना होता है। तो एग्जाम में जो पूछता है कि स्वर अच धातु से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जब प्रकार पे आते हैं तो पूछता है स्वर के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और कुल कितने प्रकार होते हैं? तो हम लोग बताएंगे 4 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे मूल रूप से जो स्वर के प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं। एक हमारा होता है ह्रस्व स्वर, या इसी को बोलते हैं मूल स्वर, मूल स्वर। ठीक है ना। अब यहाँ से बात आती है क्या कि जो ह्रस्व स्वर होता है उसकी संख्या कितनी होती है? तो आप लोग बताएंगे उसकी संख्या होती है 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ से आप लोगों को आगे लेके चलते हैं स्वर के अगले प्रकार पे, जो होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होता है? जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो कहते हैं ऐसा स्वर जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। इसकी संख्या होती है 7। ठीक है ना। कौन कौन से? बचे हुए 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे अगला हमारा क्या होता है? प्लुत स्वर। अब आप लोग पूछेंगे सर प्लुत स्वर क्या होता है? तो हम बताएंगे क्या कि ऐसे स्वर जिसको बोलने में दीर्घ स्वर का 3 गुना समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। इसके अंतर्गत आता है हमारा ओम। प्लुत का प्रयोग हमेशा अवग्रह चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। अवग्रह चिन्ह का मतलब आप लोग समझेंगे कि जैसे कोई आदमी दूर खड़ा हुआ है, जब हम उसको पुकारे चिल्लाएं कि हे फलनवा मतलब जोर लगाएं, तब वहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सा स्वर प्रयोग किया जाता है? प्लुत स्वर प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद जब हम कुल स्वर की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो हमारे मूल रूप से जो दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे हम कहें कि इसमें क्या होता है, जो कुल कितने प्रकार होते हैं, चलेंगे हम अगले पेज पे लेके आते हैं, कुल प्रकार की बात करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलेंगे। अब आप लोग देखेंगे जब हम कुल प्रकार की बात करते हैं, हमको ये क्यों बताना पड़ा है इस बात को आप लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो एक तो हमको पता है ये हमारा ह्रस्व स्वर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या भैया? इसी को हम लोग कहते हैं मूल स्वर। ठीक है ना। मूल स्वर। अब एक होता है हमारा दीर्घ स्वर, क्योंकि ना एग्जाम में जो होता है दीर्घ स्वर, हमको तो पता होता है कि जो ह्रस्व स्वर का जिसमें बोलने में दुगना समय लगता है उसी को बोलते हैं दीर्घ स्वर। लेकिन मूल रूप से जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 3, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा कि मूल रूप से जो दीर्घ होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों को बताना है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है एक प्लुत स्वर, जिसको हम अभी आप लोगों को बताएं, इसके अंतर्गत हमारा आता है ओम। ठीक है ना। उसके बाद एक हमारा आता है चौथे नंबर, ये हमारा हो गया पहला,
दूसरा, तीसरा, और चौथे नंबर पे हमारा आता है कौन सा भैया? तो आप लोग बोलेंगे संयुक्त स्वर, जो फूट फूट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जो संयुक्त स्वर होते हैं इसके अंतर्गत 4 आते हैं। एक हमारा आता है ए, एक आता है ऐ, एक आता है ओ, और एक आता है हमारा औ। ठीक है ना। पहली बात, इसको संयुक्त स्वर इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका जो रूप है 2 अलग अलग परिवार वालों के मिलने से हुआ है। तो इसका निर्माण होता है अ धन ई से, ठीक है ना, और ऐ का निर्माण होता है अ धन ए के मिलने से, ओ का निर्माण होता है अ धन उ के मिलने से, ठीक है ना, और औ का निर्माण होता है अ धन ओ के आपस में मिलने से। ठीक है ना। इतनी बात आप लोगों को लिख लेनी है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग करेंगे क्या भैया? स्वर का वर्गीकरण। अब हम लोग हेडिंग बना लेंगे क्या? स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण। जब स्वर के वर्गीकरण की बात आती है तो हम लोग पहले करते हैं भैया व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण जब हम लोग इसको जान जाएंगे उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या? कालमान। कालमान या इसी को बोलेंगे लगने वाले समय। लगने वाले समय के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे, इतनी बात जान लेने के बाद हम लोग जानेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है ना। उसके बाद उच्चारण स्थान के बाद हम लोग जानेंगे क्या? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है ना। इसको जान लेने के बाद हम लोग जानेंगे मुख विवर। मुख विवर या बोलते हैं मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है ना। मुखाकृति के बाद या मुख विवर के बाद हम लोग जानेंगे ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है ना। उसके बाद एक हमारा लास्ट होता है, हम लोग जानेंगे जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण। ठीक है ना। चलिएगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम एक एक को लेके आगे चलेंगे। ठीक है ना। चलिएगा एक एक को लेके आगे चलेंगे और सबके बारे में आप लोगों को सिखाएंगे। यहाँ से एग्जाम में जहाँ भी वर्णमाला या वर्ण विचार हमको पढ़ने के लिए मिलता है वहाँ पर यहाँ से कूट कूट कर क्वेश्चन भरे जाते हैं। मतलब ढेरों ढेरे क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या भैया? पहली हेडिंग बनाएंगे हम लोग क्या? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण। ठीक है ना। चलिएगा इसमें देखेंगे जब हम व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं तब हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में भैया? 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो बांटते हैं भैया मूल स्वर में। मूल स्वर में हमको पता है मूल स्वर क्या होता है, इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं हर्ष स्वर।
ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है उसी को हम लोग मूल या हरस स्वर कहते हैं। इसकी संख्या होती है 4। कौन कौन से? आ, ई, छोटा ऊ और री, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है संधि स्वर। क्या आता है हमारा? संधि स्वर। देखेंगे आप लोग, जो हमारा संधि स्वर होता है इसको भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। कितने कितने में? आप कहेंगे सर अभी आप बताए थे। एक होता है हमारा कौन सा भैया? दीर्घ स्वर, और एक होता है हमारा संयुक्त स्वर। एक होता है हमारा कौन सा भैया? संयुक्त स्वर। अब आप लोगों को पता है दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो आप लोग बताएंगे बड़ा का आ आता है, बड़ी वाला ई आता है और बड़ा वाला ऊ आता है। अब हम संयुक्त स्वर की बात करेंगे, इसकी संख्या होती है 4। ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है और औ आता है। अब यहाँ से हम लोग बताएं जो ए होता है अ धन छोटा ई के मिलने से बनता है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, तो ऊपर वालों को आ के साथ लिख लेंगे, अ धन ए मिलकर ऐ बना लेता है। इसी प्रकार देखेंगे अ धन ऊ मिलके ओ बनाता है, तो अ धन ओ मिलके हमारा औ बना लेता है, ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम में यही सब पूछ देखने के लिए हमको मिलेगा। बोलेंगे किसी को कोई दिक्कत है तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिएगा देखेंगे। इसके बाद हम लोग बोलते हैं किसके आधार पर भैया? कालमान के आधार पर। जो दूसरा वर्गीकरण करते हैं कालमान, या इसी को बोलते हैं क्या? काल का मतलब होता है क्या? समय। तो लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर क्या भैया? स्वर का वर्गीकरण, ठीक है ना। स्वर का वर्गीकरण। चलिएगा देखिएगा आप लोग, जब हम कालमान या लगने वाले समय के आधार पर बात करते हैं स्वर का वर्गीकरण, तब हम लोग इसको बांटते हैं 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है हमारा एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। एक होता है हमारा द्विमात्रिक स्वर। क्या होता है भैया? द्विमात्रिक स्वर। और एक होता है हमारा त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर। जैसा आप लोगों को पता है, नाम से ही क्लियर है क्या कि ऐसे स्वर जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसी को हम लोग कहते हैं एक मात्रिक स्वर। इसके अंतर्गत 4 आते हैं, अ, ई, छोटा ऊ और री, ठीक है ना। अब बोलता है द्विमात्रिक स्वर, तो इसका 2 गुना एक मात्रिक स्वर का 2 गुना जिसमें समय लगे उसी को बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, और क्या आ जाता है हमारा भैया? औ आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद द्विमात्रिक स्वर के बाद हम बात करते हैं किसकी? त्रिमात्रिक स्वर में। इसमें हम लोग क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर का या हरस या मूल स्वर का जिसको बोलने में 3 गुना का समय लगता है उसी को बोलते हैं त्रिमात्रिक स्वर। इसके अंतर्गत हमारा आ जाता है क्या भैया? ओम। ओम, या तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह का प्रयोग। इसका मतलब आप लोग समझेंगे, जैसे कोई आदमी दूर खड़ा हुआ है, दूर खड़े व्यक्ति को चिल्लाने में, खड़े व्यक्ति को चिल्लाने में अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बात यहाँ से क्लियर है तो सभी लोग लिख लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं क्या भैया? अब हम लोग आगे चलते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण।
स्वर का वर्गीकरण। जो स्वर होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है, और स्वर अपना रूप बदलकर मात्रा का निर्माण करते हैं, उसकी संख्या होती है 10। चलिए गए, अब हम लोग 11 स्वरों के बारे में लिख लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखें क्या स्वर के बारे में, हमारा होता है अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर आता है री, फिर आता है ए, फिर आता है ऐ, फिर आता है ओ, और फिर आता है हमारा औ। ठीक है ना, यही हमारे स्वर होते हैं। अब इन्हीं स्वरों को देखेंगे कि ये हमारे स्वर बोले कहाँ से जाते हैं, इसी बात को सीखना है। चलेंगे, तो जो हमारा अ और आ होता है, जैसे जब हम यही मान लीजिएगा कोई मानव है, ये मानव की अखिया है, और मानव का नकिया है, मानव का मुँहवा है, और मानव का गलवा है। ठीक है ना, और गलवा के अंदरवा से लगा होता है जिभवा। ठीक है ना, और जिभवा जाके लगता है हमारा तालू से। ठीक है ना, तालू के जस्ट नीचे वाले जो तालू होता है और ऊपर वाले के दोनों के बीच में रहता है जिभवा हमारा। ठीक है ना, तो हम लोग जानेंगे जो आ है वह कहाँ से बोला जाता है, तो हम सबसे नीचे भाग बताएंगे क्या भैया, ये बोला जाता है हमारा कंठ से। ठीक है ना, उसके बाद ई जो हमारा है वह बोला जाता है हमारा कहाँ से भैया, तालू से। ठीक है ना, तालू या इसी का दूसरा नाम होता है तालव्य, दोनों देख के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना, उसके बाद जो हमारा ऊ और बड़ा ऊ है, जब ये बोला जाता है, ये कहाँ से बोला जाता है, तो आप लोग बताएंगे सर ये तो बोला जाता है ओष्ठ से, क्योंकि इसको बोलते टाइम मेरा जो उठवा होता है दोनों चिपकता है। ठीक है ना, तो ये कहाँ से बोला जाता है, ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से। री जो बोला जाता है वो बोला जाता है मूर्धा से। कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन बनता है वह बनता है यहाँ से। ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है इसका निर्माण होता है किससे किससे भैया, अ धन छोटा ई के आपस में मिलने पे या बड़ी ई के आपस में मिलने से। अब हमको पता है अ का उच्चारण स्थान होता है क्या भैया, कंठ, और इसका ई का उच्चारण स्थान होता है तालु या तालव्य। तो पूछेगा भैया जो हमारा ए होता है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ तालु या कंठ तालव्य। ठीक है ना, इसी प्रकार हमको ये भी पता है, तो इसका निर्माण किससे किससे होगा, तो आप बताएंगे सर अ से होता है और ए के मिलने से होता है। ठीक है ना, तो हमको पता है अ कहाँ से बोला जाता है, तो आप लोग बोलेंगे सर कंठ से बोला जाता है। ऐ कहाँ से बोला जाता है, तो आप लोग बताएंगे सर कंठ कंठ तालु, अभी हमको देखने के लिए मिला। तो यहाँ इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तालु या कंठ कंठ तालु, क्या तालु तालब या कंठ कंठ तालु। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत है बोलेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हमारा आता है ओ। हम जानते हैं भैया ओ किससे मिलकर बना होता है, तो आप लोग बताएंगे सर आ से मिलता है, धन छोटका ऊ या बड़का ऊ को आपस में मिलने से। ठीक है ना, तो आ हमारा जो होता है वो बोला जाता है किससे भैया, कंठ से, और ऊ बोला जाता है हमारा ओष्ठ से। तो मिलकर दोनों संरचना एक साथ इसको बोलते हैं क्या, कंठोष्ठ। ठीक है ना, इसी प्रकार जो हमारा अगला है औ भी है, हमको पता है कंठ से आ धन ओ के आपस में मिलने से औ बनता है, वो भी हमारा किससे बोला जाएगा, कंठोष्ठ से। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बोलेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। हमको पता है इतना अच्छा से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो दिक्कत नहीं होगा। चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे अपना अगला। अब हम लोग जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पर भैया, जीवा के आधार पर। आप लोग हेडिंग बना लेंगे, जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जब जीवा के आधार पर हम लोग स्वर का वर्गीकरण करते हैं तब भैया हम लोग इसको बांटते हैं 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। एक होता है हमारा अग्रस्वर, क्या होता है, अग्रस्वर। ठीक है ना, एक होता है हमारा मध्य स्वर, मध्य स्वर, और एक होता है हमारा पश्च स्वर। क्या होता है, पश्च स्वर। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है इस बात को आप लोग सीखेंगे। जैसे स्वरों में कोई स्वर दे दिया
तो पूछ सकता है कि कौन सा स्वर हमारे जीभ के अगले वाले हिस्से से बोला जाता है, कौन सा स्वर हमारे जीभ के पिछले वाले हिस्सा से बोला जाता है, कौन सा स्वर ऐसा होता है जो जीभ के मध्य से बोला जाता है। ठीक है ना, सभी को क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग स्वरों में उठा लेंगे भैया जो हमारा अ होता है, कौन सा अ, इसी को उठा लेते हैं। ये हमारा बोला जाता है कहाँ से भैया, मध्य स्वर से। ठीक है ना, इसके बाद फिर यहाँ हमको पता है एक संरचना बनती क्या, ई और बड़ी आ को छोड़ देंगे, इसके साथ वाले को छोड़ देंगे, तो इसके बाद जस्ट आगे वाले दोनों स्वरों को ले लेंगे। तो ई और बड़ी ई और कौन सा भैया, इससे मिलकर जो संरचना बनती है हमारी कौन सी, आ धन ई के मिलने से ए बनती है और ऐ बनती है। ठीक है ना, तो अग्र स्वर के अंतर्गत यही चार आते हैं, ई और बड़ी ई। हमको पता है ई धन अ मिलके ए बनाते हैं, इसी प्रकार ये हमको मिल जाएगा याद करने के लिए ए और ऐ। ठीक है ना, अब हमको इसके साथ वाले को रख देंगे यहाँ पे। तो बचा क्या, बड़ा आ बचा और क्या बचा, तो आप लोग बताएंगे सर ऊ बचा, बड़ा ऊ बचा, और क्या बचा, आप लोग बताएंगे सर री भी बचा है, और क्या बताएंगे, कहेंगे सर ओ भी बचा है और औ भी बचा है। ठीक है ना, ये सारे चले जाते हैं किसमें भैया, पश्च स्वर में। तो आप लोग एक याद कर लेंगे कौन सा, मध्य स्वर वाला, जिससे सभी याद हो जाएंगे। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं हम लोग किसके आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। अब हम लोग करते हैं भैया मुख विवर के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। किसके आधार पे, मुख विवर। यहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन बनता है और कंफ्यूजन भी यहीं पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, मुख विवर यह बोलता है मुखाकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। आप लोग हेडिंग बना लेंगे। चलिएगा, जब हम लोग मुख विवर या मुखाकृति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं स्वर का, तो इसको हम लोग चार भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, चार भागों में। एक बांटते हैं हम लोग विपरीत स्वर में, विपरीत स्वर। ठीक है ना, फिर हम लोग बांटते हैं इसको समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर। फिर हम लोग इसको बांटते हैं अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध स्वर। अब एक बचा हमारा कौन सा भैया, अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत। आप लोग कहेंगे सर याद नहीं होता, हम कहेंगे बहुत आसानी से याद करा देंगे, आप लोगों को दिक्कत होगा नहीं। ठीक है ना, पहली बात हम लोग जानेंगे क्या भैया कि विपरीत का मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है पूरा खुला मुंह। पहली बात हम लोग इसका मतलब लिख लिखेंगे क्या भैया, पूरा खुला मुंह। मतलब स्वर, हम कोई स्वर ऐसा बोलें जिससे कि हमारा मुंह पूरी तरह क्या हो जाए, खुल जाए। क्या हो जाए, पूरी तरह हमारा मुंह क्या हो जाए, खुल जाए। तो इसके अंतर्गत आ जाता है भैया हमारा क्या, बड़ा आ जाता है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, जो इसके साथ वाला अक्षर है, इसके साथ वाला लेके आते हैं, इसके साथ वाले में यहाँ पे रख देते हैं। तो इसके साथ वाला बचा है हमारा क्या भैया, अ बचा है। उसके बाद हमको रखना क्या है कि जो स्वरों में सबसे बड़े होते हैं, जैसे हम बात करें क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा क्या भैया, ऐ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, औ आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों तो हमको क्लियर हो चुका है कि विपरीत में हम कौन सा रख देते हैं और अर्ध विपरीत स्वर में कौन सा रख देते हैं। अब बात आती है समृद्ध स्वर। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे क्या, पहली बात हम लोग सीखेंगे क्या कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है क्या भैया, लगभग बंद। मतलब स्वरों में ऐसा स्वर कौन सा बोलें कि हमारा मुंहवा लगभग बंद हो जाए। ठीक है ना, इसके अंतर्गत आते हैं हमारे चार, कौन कौन से, तो बोलेंगे सर जब हम ई बोलते हैं तब भी हमारा मुंहवा लगभग बंद हो जाता है, बड़का ई बोलते हैं तब भी हमारा मुंहवा लगभग बंद हो जाता है, और छोटा ऊ बोलते हैं तब भी हमारा मुंहवा लगभग बंद हो जाता है, और बड़ा ऊ बोलते हैं तब भी हमारा मुंहवा लगभग बंद हो जाता है। तो इसके अंतर्गत यही चार आ जाते हैं। ठीक है ना, अब जो बचा हुआ स्वर है, सभी के सभी स्वर को हम लोग रख देंगे किसमें भैया, अर्ध समृद्ध स्वर में। ठीक है ना,
तो बचा हुआ कौन कौन सा है आप लोग देख लेंगे। बड़ा आ गया है, ई आ गया है, ये आ गया है। एक तो हमारा बचा है, ये बचा है, और एक हमारा बचा है, ओ बचा है, और एक हमारा बचा है कौन सा भैया, आप कहेंगे सर री बचा है। ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जानेंगे भैया किसके आधार पे, ओष्ठ के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। ठीक है ना। किसके आधार पे, ओष्ठ के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। वर्गीकरण चलिएगा देखिएगा, यहां से जब हम लोग सीखेंगे क्या, जब हम लोग ओष्ठ के आधार पे स्वर का वर्गीकरण करते हैं, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं भैया, दो भागों में। एक होता है हमारा कौन सा, वर्तुल स्वर। क्या होता है हमारा, वर्तुल स्वर, या इसी का दूसरा नाम एग्जाम में दे के पूछ लेता है आप लोगों से, क्या, वृत्ताकार स्वर। क्या भैया, वृत्ताकार स्वर। ठीक है ना। और एक हमारा होता है अवर्तुल स्वर। अवर्तुल स्वर, या इसी का दूसरा नाम होता है अवृत्ताकार स्वर। चलिएगा, इसमें एग्जाम में जो पूछता है, हमको डायरेक्ट स्वर देके पूछ लेता है कौन सा हमको वर्तुल स्वर के अंतर्गत स्वर रखा जाता है और कौन सा अवर्तुल स्वर के अंतर्गत स्वर रखा जाता है। तो आप लोग देखेंगे, वर्तुल का मतलब यही होता है कि हम क्या करें, हम जब स्वरों को बोलें तो बोलते टाइम हम इस बात का ख्याल रखें क्या, कि हमारा मुंह क्या हो, गोल टाइप का बन जाए, मतलब गोलाकार आकृति हमारे मुंह का बन जाए। स्वरों में ऐसा कौन सा स्वर बोलें कि हमारा जो मुंह है वह वृत्ताकार स्थिति में आ जाए। तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं हमारा कौन सा, ऊ और बड़ा ऊ आ जाता है, और कौन सा आ जाता है भैया, ओ आ जाता है, और औ आ जाता है। यही चार आ जाते हैं किसके अंतर्गत, वर्तुल के अंतर्गत। और अवर्तुल के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे, आ जाता है, ठीक है ना, आ जाता है, ई आ जाता है, बढ़िया ई आ जाता है, री आ जाता है, ए आ जाता है, और ए आ जाता है। ठीक है ना। चलिएगा, यहाँ से ये बात भी क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग जानते हैं जो सातवां हम लोग वर्गीकरण करते हैं, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण चलिएगा देखिएगा, यहाँ से आप लोग, हम लोग जब जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं तब भी हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में भैया, दो भागों में। एक होता है हमारा सजातीय, सजातीय, सजातीय स्वर, और एक होता है हमारा विजातीय स्वर, विजातीय। चलिएगा, सजातीय, और एक होता है हमारा विजातीय। चलिएगा, आप लोग देखेंगे, एक होता है हमारा सजातीय स्वर और एक होता है हमारा विजातीय स्वर। ठीक है ना। अब सजातीय और विजातीय का मतलब समझिएगा। सजातीय का मतलब होता है एक जाति वाले स्वर कौन से होते हैं, विजातीय स्वर का मतलब अलग अलग जाति वाले स्वर कौन सा होते हैं। तो आप लोगों को हम जब बताए थे, जो हमारे ए होते हैं, आय होते हैं, ओ होते हैं और औ होते हैं, इनकी जब संरचना बनती है तो यह अलग अलग स्वरों के आपस में मिलने से बनती है। जैसे हम जब ए की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसका निर्माण होता है किससे किससे, आ धन ई के आपस मिलने से। और जो हमारा आय होता है इसका निर्माण होता है आ धन ए के आपस में मिलने से। जो ओ होता है इसका निर्माण होता है आ धन छोटा ऊ के आपस में या बड़ा ऊ के आपस में मिलने से। और जो हमारा औ होता है इसका निर्माण होता है आ धन ओ के आपस में मिलने से। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी वालों के साथ मिलकर बने होते हैं, इसी वजह से इसका नाम हम लोग क्या कर देते हैं, विजाति। बाकी बचे हुए जितने भी स्वर होते हैं आप लोग लिख लीजिएंगे किसमें आते हैं, सजाति में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। बाकी धन्यवाद, और अगला वीडियो हम लेके आएंगे इसका पार्ट 2, जिसमें हम आप लोगों को पूरा वर्णमाला कंप्लीट कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।